नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र चौधरी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिमनाखारी, जिला सिवनी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित से दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.5। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तीन स्थितियां हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। केवल अद्वितीय हल की स्थिति में ही हमें हल करना है। तो देखते हैं कैसे हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि यदि हमारे पास कोई समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 की स्थिति का है, तो एक अद्वितीय हल कब होगा? जब ये x के गुणांक हैं, y के गुणांक और ये अचर पद। तो देखेंगे कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तब हम कहेंगे कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अब दूसरी स्थिति हम लेते हैं कि यदि ये बराबर हो गए, a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 के, और c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तीसरा वाला बराबर नहीं है, तब हम कहेंगे इस स्थिति को कि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। और यदि तीसरी स्थिति हम लें कि तीसरी स्थिति में a1 बटे a2 यानी x के गुणांकों का अनुपात बराबर b1 बटे b2 y के गुणांकों का अनुपात बराबर c1 बटे c2 अचर पदों का अनुपात, आपस में तीनों बराबर हैं, तो हम कहेंगे समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये तीन स्थिति हैं, अनंततः अनेक हल होंगे भी हम कह सकते हैं। तो इन तीन स्थितियों को हमें यहाँ जांच करना है। यदि पहले वाली स्थिति प्राप्त होती है तो ही हम समीकरण निकाय को हल करेंगे। तो चलिए लेते हैं हमारा प्रश्न। हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0, 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0। अभी हमने दो रैखिक समीकरण आपको बताया है, उन्हीं से हम इनकी तुलना करेंगे। तो लिखते हैं उपरोक्त समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर। हम व्यापक रैखिक समीकरणों से तुलना करेंगे। तो जब हम तुलना कर देंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर गुणांक x का गुणांक क्या है? 1 है, तो उसे हम लेंगे a1 बराबर 1, y का गुणांक कितना है? ऋण 3 है, तो b1 बराबर ऋण 3, और अचर पद भी यहाँ पर ऋण 3 है, तो c1 बराबर ऋण 3। चिन्ह सहित हम इन गुणांकों को लेंगे। अब दूसरा है a2 बराबर 3, b2 बराबर ऋण 9 और c2 बराबर ऋण 2। ये हमने तुलना करके ले लिया है मानों को। अब हम देखते हैं कि स्थिति क्या बन रही है। a1 बटे a2 हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1 बटे 3। b1 बटे b2 क्या प्राप्त हो रहा है? ऋण 3 बटे ऋण 9। जब हम काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 बटे 3। और c1 बटे c2 क्या प्राप्त हो रहा है? देख लीजिए, ऋण 3 और बटे ऋण 2, तो क्या हुआ? 3 बटे 2। अर्थात हमारी स्थिति पहले नंबर का अनुपात और दूसरे नंबर का अनुपात बराबर है, जबकि तीसरे नंबर का अनुपात बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है किसके? c1 बटे c2 के। तो c1 बटे c2 के यदि बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे अतः समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। ऐसी स्थिति है कि इसमें समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। सवाल नंबर 4, x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0 को ले लिया समीकरण नंबर 1,
3x ऋण 3y ऋण 15 बराबर 0 को ले लिया समीकरण नंबर 2। फिर लिखते हैं उपरोक्त, ये हल है, उपरोक्त समीकरणों की तुलना, उपरोक्त समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर, व्यापक रैखिक समीकरणों से जब हम करेंगे तुलना तो हमें प्राप्त होगा a1 बराबर, देखिए x का गुणांक कितना है 1, b1 बराबर ऋण 3, c1 बराबर ऋण 7, a2 बराबर 3, b2 बराबर ऋण 3 और c2 बराबर ऋण 15। ये देखिए इन गुणांकों को हमने ले लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारी शर्त के अनुसार a1 बटे a2 हमें क्या प्राप्त हो रहा है 1/3, b1 बटे b2 हमें क्या प्राप्त हो रहा है ऋण 3 बटे ऋण 3 कटकर हो जाएगा 1/1, और c1 बटे c2 हमें क्या प्राप्त हो रहा है ऋण 7 बटे ऋण 15, ये भी कटकर हो जाएगा 7/15। तो पहले दोनों अनुपात ही बराबर नहीं है तो तीसरे की बात ही नहीं, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, पहली ही शर्त लागू हो गई है, अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। तो हमें बोला गया है कि किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमने पता किया कि इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, लेकिन अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। यदि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं तो उसे हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो लिखते हैं वज्र गुणन विधि से हल। देखिए वज्रगुणन विधि से हल, तो हमें x के मानों को और y के मान को ज्ञात करना है। तो x बराबर हम लेते हैं, ध्यान रखना है, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ध्यान रहे कि यह अचर पद जो है बाईं ओर ही होना चाहिए, तब हम इस तरह से सूत्र लगा सकते हैं, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 और a1 b2 माइनस a2 b1। तो चलिए x का मान हमारे सामने आ जाएगा। b1 का मान कितना है, देखिए b1 का मान है ऋण 3, c2 का मान कितना है ऋण 15, माइनस ये परमानेंट वाला यहां पर लगा हुआ है, b2 का मान कितना है ऋण 3 और c1 का मान कितना है, देखिए ऋण 7, पूरे के बटे हो गया a1 b2 माइनस a2 b1। तो a1 कितना है, देखिए a1 है 1, b2 कितना है, b2 है हमारा ऋण 3, एक परमानेंट वाला ऋण चिन्ह लगा दिया, a2 कितना है, देखिए a2 है हमारा 3 और b1 है हमारा ऋण 3। देखिए तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ऋण ऋण का 2 बार गुणा होने से धन हो जाएगा और 15 तिया 45, फिर यहाँ ऋण 3 बार है इसलिए ऋण आएगा। विषम बार ऋणों का यदि गुणा होता है तो ऋण आता है, सम बार यदि ऋणों का गुणा होता है तो धन आता है। तो यहाँ ऋण आ गया और 7 हो गया 21। यहाँ पर देखिए ऋण 3 का 1 से गुणा हुआ तो ऋण 3, यहाँ पर ऋण 2 बार हो गया गुणा में तो धन 9। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 45 में से जब हम 21 कम करेंगे, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। अब यहाँ पर देखिए 9 है और ये 9 में से जब 3 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो 6 एकम 6, 6 चौके 24। x का मान कितना प्राप्त हुआ 24 प्राप्त हो, सॉरी x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि y का मान कैसे निकालेंगे वज्रगुणन विधि से, बस यही मेथड है। y बराबर, चूंकि हमने b c चक्रीय क्रम ध्यान रखेंगे, b और c का इस्तेमाल अंश में कर लिया है, अब हम c और a का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन हर में यही रहेगा, हर में यही रहेगा क्या है a1 b2 माइनस a2 b1। तो y का मान क्या हो जाएगा, मान रखते हैं c1 का मान कितना है, देखिए c1 का मान है ऋण 7
A2 का मान कितना है, A2 का मान है 3, ऋण C2 का मान कितना है देखिए ऋण 15, और A1 का मान कितना है 1, और बटे में तो हमें प्राप्त हो गया है, क्या प्राप्त हो गया है बटे में हमें 6 प्राप्त हो गया। हमें फिर से इन मानों को रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि A1 B2 माइनस A2 B1 का मान हमें क्या प्राप्त हो गया है, ये देखिए 9 में से 3 गया तो 6 प्राप्त हो गया है। तो नीचे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब देखिए अब हमारे पास है y का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये देखिए 7 3 21, लेकिन ऋण एक ही बार है तो ऋण 21, और ये ऋण यहाँ पर 2 बार गुणा हो रहा है तो धन 15 बटे 6। तो क्या हो जाएगा y का मान देखिए, इंप्लाइज y इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 21 के सामने ऋण का चिन्ह है बड़ी संख्या के सामने, और धन 15 के सामने है, इसलिए यहाँ आया ऋण 6, और बटे में तो 6 है, जब हम काटेंगे तो ऋण 1 प्राप्त होगा। तो वज्र गुणन विधि से जब हमने इस समीकरण को हल किया तो हमें क्या आंसर प्राप्त हुआ, x बराबर 4 और y बराबर ऋण 1। तो हमारे पास प्रश्न था निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो हमने ये जो 2 समीकरण लिया उनको फिर सबसे पहले हमने रैखिक समीकरण से तुलना किया, तुलना करने पर हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान प्राप्त हुए, और फिर हमने उन्हें अनुपात में जमाया तो हमें प्राप्त हुआ कि ये पहली शर्त को पर लागू होते हैं, A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2, अर्थात समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमें x का मान इस तरह से ध्यान रखना है, x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 BCAB, ऐसा ध्यान रख लें। फिर इसी प्रकार इन मानों को रखकर हमने x का मान 4 प्राप्त हुआ। फिर y का मान के लिए हमने रखा, b के बाद c पर गए, C1 A2 माइनस C2 A1, और नीचे तो वही रहेगा A1 B2 माइनस A2 B1। इन मानों को रखकर हमें y का मान ऋण 1 प्राप्त हुआ। इस तरह से समीकरण निकाय का हल x बराबर 4 और y बराबर ऋण 1 प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, 3x धन y बराबर 1, 2 के ऋण 1 इंटू एक्स धन के ऋण 1 इंटू वाई बराबर 2 के धन 1। तो इसको हम हल में लिख देंगे। हमें पता है कि हम इन्हें बाईं ओर ले लें तो क्या होगा, 3x धन y ऋण 1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2 के ऋण 1 इंटू एक्स धन के ऋण 1 इंटू वाई ऋण 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने केवल बाईं ओर ला लिया। उपरोक्त समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर, ये देखिए हम व्यापक रैखिक समीकरणों से तुलना कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, A1 बराबर हो जाएगा 3, B1 बराबर हो जाएगा 1 और C1 बराबर हो जाएगा, देखिए A1 बराबर 3, B1 बराबर 1 और C1 बराबर ऋण 1। A2 बराबर हो गया 2k माइनस 1, B2 बराबर हो गया k माइनस 1 और C2 बराबर हो गया माइनस 2k प्लस 1। ठीक, अब इन मानों को हम क्या कर देंगे, हमारे पास शर्त क्या है, युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो कोई भी हल, शर्त है हमारी ये, नहीं होगा यदि कौन सी स्थिति में कोई भी हल नहीं होता, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं C1 अपॉन C2, मान रख देंगे। A1 अपॉन A2 यानी 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू B1 अपॉन B2 कितना है 1 अपॉन k माइनस 1 और C1 अपॉन C2 क्या है देखिए ऋण 1 बटे ऋण 2k प्लस 1। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों से ही हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा, तो तीसरे की आवश्यकता ही नहीं है। इन 2 मानों को ले लेते हैं। क्या क्या है 2 मान देखिए, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
3 इंटू के माइनस 1 और 1 इंटू 2 के माइनस 1। चलिए अब आगे करते हैं, तो 3k माइनस 3, 2k माइनस 1। अब k को बाईं तरफ ला लेते हैं, तो 3k माइनस 2k और माइनस 1, और ये माइनस 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस 3। तो k इज इक्वल टू हो गया प्लस 3 में से माइनस 1 कम हो गया तो 2। तो k बराबर 2 होने पर यदि हम यहाँ पर k बराबर 2 रख देंगे, समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। प्रश्न चौथे का दूसरा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 शर्तें दी गई हैं। तो शर्त फर्स्ट, सबसे पहले हम हल में ले लेते हैं, माना भिन्न x/y है। माना भिन्न क्या है? x/y है, अर्थात उसका अंश x है और हर y है। तो शर्त फर्स्ट क्या है? देखिए, शर्त फर्स्ट है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है? ये भिन्न है, 1/3 कब हो जाती है? जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। हम अंश में से क्या घटा देंगे? 1। हर में कोई बात नहीं की गई है, अंश में से 1 घटाया जाता है। ये पहली शर्त तैयार हो गई। अब कर लेते हैं तिर्यक गुणा। ये 3 यहाँ चला जाएगा, 3 गुणा x ऋण 1 बराबर y गुणा 1। तो क्या प्राप्त होगा? देखिए, 3x ऋण 3 एकम 3 बराबर y एकम y। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए शर्त सेकंड क्या है? शर्त सेकंड है हमारे पास भिन्न। फिर से लिख लेते हैं हम, x/y तो हमारा भिन्न है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। भिन्न कितनी हो जाती है? 1/4। जब हर में कितना जोड़ना है? 8 जोड़ दिया जाए। ये देखिए दूसरा समीकरण तैयार हो रहा है। हर में 8 जोड़ दिया जाए तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न ज्ञात करने के लिए x और y के मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर फिर से तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो x का 4 से गुणा हुआ तो 4x, और 1 का y धन 8 से गुणा हुआ तो y धन 8। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ 4x y धन 8 के रूप में समीकरण है। तो हम इसे लिख देते हैं, 4x ऋण y बराबर 8। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमने इसको इसी रूप में इसलिए रहने दिया कि समीकरण 1 में हमें y का मान प्राप्त हो गया है। तो लिख देते हैं, समीकरण 1 से y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापन विधि से हमारा सवाल हो जाएगा। समीकरण 1 से y का मान कितना है? 3x ऋण 3। उसको हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो कर दीजिए। समीकरण 2 क्या है? 4x ऋण y बराबर 8 में हम y का मान रख देंगे। y का मान कितना है? 3x ऋण 3। ठीक है, 4x ऋण y के स्थान पर मैंने रख दिया 3x ऋण 3 बराबर 8। ठीक है, अब इस ऋण चिन्ह को अंदर ले जा लीजिए। तो 4x ऋण 3x, ऋण ऋण 2 बार होने से धन 3 बराबर 8। तो 4x में से 3x जब जाएगा तो x बचेगा, और धन 3 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो 8 ऋण 3 हो जाएगा। तो देखिए अब x बराबर कितना हो जाएगा? 8 में से 3 गया तो 5x का मान हमें प्राप्त हो चुका है। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो हमें y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 क्या है? 3x ऋण 3 बराबर y। इसे हम लिख सकते हैं y बराबर 3x ऋण 3। चाहे y बाईं तरफ लिखो चाहे दाईं तरफ लिखो। अब y का मान हमें चाहिए 3, x का मान कितना है? x के स्थान पर 5 रख दिया, ऋण 3। y बराबर 3 5 15 ऋण 3, तो y बराबर प्राप्त हो गया 12। x बराबर 5 और y बराबर 12। तो हमारा भिन्न हमने क्या माने हैं? भिन्न हमने माना है x/y। भिन्न हमने क्या माना है? x/y। तो क्या हो जाएगा भिन्न हमारा? x का मान है हमारा 5 और y का मान है हमारा
12। तो समझते हैं हमने सवाल में क्या किया। सबसे पहले एक भिन्न x बटे वाई हमने मान लिया, फिर भिन्न को हमने लिखा x बटे वाई को, और शर्त फर्स्ट है कि यदि अंश में से एक घटाया जाए, तो अंश में से हमने क्या किया, एक घटा दिया, तो भिन्न क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। फिर हमने जब पक्षांतर किया 3 का गुणा x ऋण 1 से और y का गुणा 1 से, तो हमें मान प्राप्त हुआ 3x ऋण 3 बराबर y। अब चूंकि हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते थे, इसलिए y के ही रूप में हमने सवाल को रहने दिया। शर्त सेकंड है कि यदि हमने, देखिए शर्त सेकंड क्या है, यहां से, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। 1/4 कब होगी, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। फिर से हमने तिर्यक गुणा किया, 4 का 1 से किया तो 4x, y-8 का 1 से किया तो y-8। अब देखिए जब हमने हल किया तो 4x यही हो गया, y यहां से पक्षांतर होके आ गया। क्या हुआ, 4x ऋण y बराबर 8। समीकरण 2 हो गया। ये देखिए, ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 में y के देखिए, समीकरण 1 से y का मान क्या है, 3x ऋण 3। तो y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, इस y के स्थान पर 3x ऋण 3 लिख देंगे। ये देखिए y का मान है, तो हमें x का मान 5 प्राप्त होगा, y का मान 12 प्राप्त होगा। तो हमने भिन्न चूंकि x बटे y माना है, तो भिन्न हमें क्या प्राप्त हुआ, 5/12 प्राप्त हुआ। आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।